अस्सलामुअलैकुम जी सर। हमने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट किया था जिसको हम कह रहे थे फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल। उसका मतलब ये था बेसिकली कि आपकी ऑलरेडी एक सब्सिडरी है, यानी आप 60% 75% पे ऑलरेडी मौजूद है और आपने उसमें 10-15% और एक्वायर कर लिया। तो वो कहता ही है कि भाई ये टेक्निकली ग्रुप के ओनर्स के बीच में आपस की ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस केस में आपने करना ये होता है, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, कि आपने नेट एसेट्स बनाने होते हैं एट अ डेट ऑफ फर्दर एक्विजिशन तक। और फिर नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ फर्दर एक्विजिशन मैंने आपको ये सिखाया था कि ये इसलिए आप बनाते हैं ताकि वहां तक का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आप एनसीआई को दें, एनसीआई की कैरिंग अमाउंट निकालें और एनसीआई की कैरिंग अमाउंट में से ये देखें कि आपने उसमें से उसका कितना हिस्सा परचेज किया है। तो वो कहता है कि भाई आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करेंगे और कंपेयर करेंगे विद द अमाउंट पेड। और फिर मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा अहम बात ये बताई थी उसके अंदर कि आपको जो बैलेंस शीट सेपरेट बुक्स की गिवन होगी उसके अंदर दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी। एक पहले की गई जब कंट्रोल आया था, और एक वो वाली इन्वेस्टमेंट जो बाद में की है जो फर्दर एक्विजिशन है आफ्टर कंट्रोल। तो आपने जो गुडविल निकालनी होगी वो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट पे निकालनी होगी, और जो आपकी न्यू वाली इन्वेस्टमेंट होगी वो टेक्निकली आप एलिमिनेट करेंगे, एनसीआई से परचेज किए गए हिस्से को कंपेयर करेंगे और गेन और लॉस आएगा उसको सीधा सीधा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में आप क्लासिफाई कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको एक आईएफआरएस का पैरा रीड भी करवाया था कि वो गेन और लॉस डायरेक्टली इक्विटी में जाके क्या हो जाता है, रियलाइज हो जाता है। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल का ही एक पास पेपर करवाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जब जब मैं जो जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा उसके रिलेटेड जो जो पास पेपर आता जाएगा हम उसको साथ साथ कवर करेंगे। पर इस पास पेपर की अगर मैं मतलब वेटेज को देखूं तो ये कोई 28 नंबर का पास पेपर था। 28 नंबर का पास पेपर सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए नहीं, उसने इसके अंदर आईएफआरएस 9 भी टेस्ट किया था और एक आईएफआरएस 5 भी टेस्ट किया था। तो सर अगर आईएफआरएस 9 आपने नहीं किया हुआ और आईएफआरएस 5 आपने नहीं किया हुआ तो क्या ये मुझसे सवाल हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि उसके मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको दे देता हूँ। भाई उस सवाल के अंदर अगर मैं ये कहूं कि आईएफआरएस 9 की एक एडजस्टमेंट ही बता देता हूं, क्या एक सरसरी तौर पे बता रहा हूं। वो कह ये रहा है सवाल के अंदर कि हमने लोन टू डायरेक्टर दिया हुआ है और उसकी कैरिंग अमाउंट हमारी बुक्स में 22 मिलियन की है। और ये हमने कैरी किया हुआ है अमोटाइज कॉस्ट पे, यानी सिंपल सर आईआर निकला होगा, ये अमोटाइज होते 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 इस पे आ गया है। अच्छा, अब होता ही है कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स की इंपेयरमेंट जो है ना वो कोई आईएएस 36 के हिसाब से नहीं होती, आईएफआरएस 9 के हिसाब से होती है। तो वो इस केस में कहता है कि अगर आपका फाइनेंशियल एसेट इंपेयर होने लगा है तो उसकी इंपेयरमेंट को आप ऐसे चेक करेंगे कि आप फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ओरिजिनल आईआरआर से। ओरिजिनल आईआरआर से जो ओरिजिनल आईआरआर डिसाइड किया गया था। इसकी लॉजिक ये है कि वो कहता ही है कि भाई जब मैंने ओरिजिनल आईआरआर डिसाइड किया था उसका मतलब ये था कि वो मुझे इफेक्टिवली इतना परसेंट सूद देगा, पर अब वो इफेक्टिवली इतना परसेंट सूद उन पुराने कैश फ्लोज पे नहीं न्यू कैश फ्लोज पे देगा। तो टेक्निकली प्रेजेंट वैल्यू उसी से ही निकाली जाएगी। तो अब कहने का मकसद ये है कि भाई अगर मैं कहूँ ईयर 1 2 3, मैं कहूँ अगर 3 साल बाकी है उसके लोन को और मुझे कहा गया, इस सवाल से ही देख लेते हैं। देखो ये रहा समझने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन रिप्रेजेंट्स 10 ईयर 9% लोन, यानी 9% के सूद पे दिया गया है। सीईओ को दिया था एज पर द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। द लोन रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड इन दिसंबर 2015 हैज अप्रूव्ड अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन अकॉर्डिंगली। यानी ये लोन रीस्ट्रक्चर होने वाला है, यानी सामने वाले को शायद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई है। व्हाट्सोएवर द केसेस, हमें देखना है कि हमें इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है। द सीईओ इज नाउ रिक्वायर्ड टू पे ₹8 मिलियन पर एनम फॉर 3 इयर्स। यानी ये बता रही है कि भाई इस साल के आखिर के आगे ऑनवर्ड्स इस लोन की रिकवरी के लिए 3 साल बाकी हैं। इसके बाद पहली सच पेमेंट जो होगी वो होगी 31 दिसंबर 2016। सर हम कहां पे मौजूद हैं? 31 दिसंबर 2015, यानी ये एरियर में पेमेंट होती है हर साल के आखिर में। अच्छा भाई, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% और इफेक्टिव रेट दिया हुआ है 8.7%। तो मैंने इस कोई फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू नहीं निकालनी है जो कि मैं 10% यूज करूंगा, मैं ओरिजिनल आईआरआर यूज करूंगा जो कि है 8.7%। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और चीज सुनिएगा सर, फिर
हमने क्या कहा कि भाई अब इसके आगे मुझे 8 मिलियन 8 मिलियन 8 मिलियन, सर ये आप पहले क्यों करवा रहे हैं, पूरा सवाल क्यों नहीं रीड कर रहे भाई? इसलिए क्योंकि सिर्फ ये हिस्सा करवाऊंगा, बाकी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, जब मैं कॉन्सेप्ट खत्म करूं ये वाले जो एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं, तब आप अपने आप को असेस कीजिएगा कि क्या बाकी स्टैंडर्ड्स के अलावा अगर मैं कंसोलिडेशन को इसमें मिला दूं तो क्या ये मुझसे टैकल हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे ही जी हमने कहा कि भाई ये मेरे आ गए कैश फ्लोस। मैंने कहा सर मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है एट 8.7%। हमने कहा कि सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.087 की पावर 1 से, तो ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये सारे कैश फ्लोज की आज मेरे हिसाब से जो वैल्यू बनती है वो है सर 20.36। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरी इस फाइनेंशियल एसेट से टोटल रिकवरी 20.36 की है, यानी मेरे इस फाइनेंशियल एसेट की यानी इस लोन की कैरिंग अमाउंट ये होनी चाहिए और मेरे फाइनेंशियल्स में ये आ रही है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले तो ये देख ले कंसोलिडेटेड बुक के हिसाब से ये लोन किसकी किताबों का है। सर मैं सवाल में गया मैंने देखा ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल पेरेंट एंटिटी की बुक का है। तो सर अगर पेरेंट एंटिटी की बुक का एक एसेट इम्पेयर हो रहा है और ये इम्पेयरमेंट अब तक बुक नहीं हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पेरेंट एंटिटी की बुक्स की गलती है, बट एप्लीकेशन आईएफआरएस 9 की लगी है इसके अंदर, तो आपको आईएफआरएस 9 भी आना चाहिए। तो कोई बच्चा अगर ये सोचता है ना कि मैं ये स्टैंडर्ड पक्का कर लूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे पूरे, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी मतलब सोच है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। रीजन है इसके पीछे कि भाई अगर आपने ये हरकत की तो वो सारी स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग मिल मिला के करा रहा होता है, तो अगर आपने मिस किया तो आपके सीधे सीधे मार्क्स कटेंगे। तो आपको क्या लगता है ये 28 नंबर का जो सवाल है इसमें स्पेसिफिकली इसके से 6 नंबर है। तो भाई ये पूरे कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होती है, तो ये बात याद रखिएगा, वो कवरेज आपकी 100% होनी चाहिए। चलिए जी देखते हैं आगे। अच्छा हुआ ये कि भाई मैं यहाँ पे अगर एक एंट्री बनाऊं अपनी याद दहानी के लिए, सही है जी, हमने क्या कहा कि भाई इसका नाम देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल क्रेडिट और सर ग्रुप रिजर्व डेबिट। सर ग्रुप रिजर्व क्यों भाई, पेरेंट एंटिटी की बुक्स का लॉस है ना। तो सर यहां से यहां तक आने के लिए मैंने 1.64 का एक लॉस बुक किया जो कि मेरे एसेट को ऊपर से कम कर देगा, नीचे से इक्विटी को बैलेंस शीट क्या रहेगी, टाइट अप रहेगी। हम लिखते हैं यहाँ पे टीएसएल एडजस्टमेंट, ऐसा ही जी, ये तो हो गया डन। यहाँ पे आगे देखते हैं। अच्छा भाई बोल रहे हैं ऑन 31 दिसंबर अब फर्दर 20% शेयर्स वर एक्वायर्ड इन ZFL, यानी फर्दर एक्विजिशन। याद है फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल, पर देखो इसमें गेम क्या है, इसमें गेम ये है कि वो 31 दिसंबर 2015 को एक्वायर कर रहा है, यानी साल के आखिर में। दैट मींस कि यू डोंट नीड टू कैलकुलेट नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ फर्दर एक्विजिशन, साल के किसी बीच में कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना है, आखिर तक ही जाना है क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे ही एक्वायर कर रहा है आगे। और कैश कंसिडरेशन भाई ये दे रहे हैं 260 मिलियन जो कि इमीडिएटली पे कर दी गई थी। आगे सुनिएगा, द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन ZFL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक और IFRS 9 इसने टेस्ट किया, मतलब IFRS 9 के इस वक्त चर्चा चल रहे थे तो उसने बोला कि भाई कंसोलिडेशन में IFRS 9 ही पूछ लो। क्या क्या रहा है देखो, सब्सिडरी की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन ZFL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज 31 दिसंबर वाज 15 मिलियन, यानी फेयर वैल्यू 15 मिलियन की है। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू। अच्छा वो क्या ये रहा है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि अपीयर हो रही है ZFL के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, सुकून से सुनिएगा, ZFL के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी फेयर वैल्यू 31 दिसंबर को है 15 मिलियन की, और ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का सोच रहा है कौन भाई, सब्सिडरी। अब यहां पे देखिएगा इन्वेस्टमेंट्स जो यहां पे आ रही हैं, तो क्या ये रीवैल्यू हुआ। अच्छा अब एक बात, इसने मुझे यहां पे ये नहीं बताया स्पेसिफिकली, देखिए बहुत सुकून से समझिएगा, स्पेसिफिकली इसने मुझे यहां पे ये नहीं बताया कि ये जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है ZFL के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दीज इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड दी फेयर वैल्यू,
इसने मुझे ये नहीं बताया कि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे है। मैं अगर रिजर्व जाके देखूं तो रिजर्व भी मेरे पास आ रहे हैं, अदर रिजर्व। तो अब इस केस में आपके पास चॉइस थी कि भाई आप इसको किस पे लेके जाते हैं, क्योंकि देखें इसमें इसने नहीं बताया कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए रखूंगा या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अगर स्ट्रेटेजिक होती तो मैं ओसीआई में ले जाऊंगा, और अगर शॉर्ट टर्म होगी यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेके जाऊंगा। पर सर इस सवाल में अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कहीं भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी आगे देख लेते हैं। यानी सर 5 रुपए का गेन सब्सिडी ने बुक नहीं किया, तो आई थिंक आई नीड टू पार्क इट इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट रिपोर्टिंग डेट। यानी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट रिपोर्टिंग डेट पे ये गेन शामिल नहीं होगा, हम करेंगे। आपको याद होगा जिसकी बुक की गलती होती है वहां से ही करते हैं, मैं इसलिए आपका माइंड मैप क्लियर कर रहा हूं। आगे देखते हैं। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है टीएचएल इंटेंस टू डिस्पोज। मैं यहां पे ये कर भी लेता हूं साथ साथ इसकी एंट्री। हमने कहा कि भाई जफर फूड लिमिटेड की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी को हम बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर देंगे। कितने से सर? 5 से। यानी नेट, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, सही है जी? क्योंकि मुझे कुछ कहा नहीं हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी वही होती है जब कुछ भी नहीं पता हो। अच्छा भाई, ये दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। अब सर आगे, पहले एक सरसरी तौर पे एक बात बताता हूँ भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के मल्टीपल सेगमेंट्स हों? ऐसा ही है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपने FAR 2 लेवल पे सेगमेंट रिपोर्टिंग सीखी है। अगर आपने IFRS 5 का लेक्चर नहीं लिया तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस वाली चीज को करने से पहले। भाई एक कंपनी के अगर मल्टीपल सेगमेंट्स है तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर उन मल्टीपल सेगमेंट के एसेट्स का टोटल आता है, उन मल्टीपल सेगमेंट्स के लायबिलिटीज का टोटल आ रहा होता है। ऐसा ही है। यानी मैं कह सकता हूँ पीपी में सेगमेंट ABC, इन तीनों का टोटल होगा। ऐसा ही है। करंट एसेट्स में ABC तीनों का टोटल होगा। एक और चीज सुनिएगा सर, लायबिलिटीज में ABC तीनों का टोटल होगा। तो समझने की बात है कि मेरी बैलेंस शीट में, मेरी बैलेंस शीट के अंदर इन सब का टोटल आ रहा होता है। ऐसा ही है। अच्छा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि IFRS 5 अभी मैं एक झलक बता रहा हूं उसकी आपको, कि कंपनी ये सोचे कि भाई हम इस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करते हैं। यानी हमें सेगमेंट को आगे कैरी नहीं करना, हम इसने बेचने की नियत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेचा नहीं है, बेचने की नियत कर रहे हैं। तो भाई इस केस में ये कहता ही है कि IFRS 5 अप्लाई हो गया। IFRS 5 है नॉन करंट एसेट्स एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन। हम IFRS 5 में चले गए। हम IFRS 5 में चले गए। IFRS 5 ये कहता है कि आप एक काम ये करिएगा, आप एक काम ये करिएगा, बहुत सुकून से बता रहा हूं। देखो ये टोटल बैलेंस शीट है, ये टोटल बैलेंस शीट है, सही है जी। टोटल बैलेंस शीट में तीनों सेगमेंट्स का पीपी, तीनों सेगमेंट्स के करंट एसेट्स पूरा लिखते हैं इसको। तीनों सेगमेंट के करंट एसेट्स, तीनों सेगमेंट्स की लायबिलिटीज। तो सर समझने की बात यह है कि भाई जब तीनों सेगमेंट्स की लायबिलिटीज और एसेट्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं, अब वो ये सोच रहा है कि एक सेगमेंट को मैं बेचने की नियत कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो IFRS 5 की रिक्वायरमेंट 1 जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ आएगा। वहां पे उसको यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ। IFRS 5 की रिक्वायरमेंट 1 ये है कि टू बी डिस्पोज सेगमेंट के एसेट्स को रिस्पेक्टिव जगह से निकाल के एक लाइन आइटम में ले आए। ये क्या बात की सर? भाई अगर इस पीपी के अंदर टोटल बैलेंस शीट के अंदर, टोटल बैलेंस शीट के अंदर अगर 100 रुपए का पीपी है, जिसमें से 10 रुपए का पीपी पर्टेन करता है सेगमेंट बी से, तो आप इसको यहां से माइनस करके एक लाइन आइटम खोल दें। सही है, एक लाइन आइटम खोल दें, जिस लाइन आइटम का नाम मैं यहां पे लिखने वाला हूं अभी। एक लाइन आइटम खोल दें जिस लाइन आइटम का नाम होगा सर नॉन करंट एसेट
हेल्ड फॉर सेल। अच्छा, फिर ये स्टैंडर्ड क्यों कह रहा था, इसकी लॉजिक और इसकी मंतक को समझते हैं। वो कहता ये है कि भाई जब आपको पता है कि एक जो नॉन करंट एसेट है, प्लीज सुनिएगा, एक जो नॉन करंट एसेट है आपका, जो नॉन करंट एसेट है आपका, अब वो आपका यूज में नहीं है, तो आप पीपी में रखेंगे तो ऐसा लगेगा यूज हो रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको रिस्पेक्टिव लाइन आइटम से निकाल के एक टोटलिटी में, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस सेगमेंट के कोई करंट एसेट्स भी होते हैं ना, इस सेगमेंट के कोई करंट एसेट्स भी होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस सेगमेंट के कोई करंट एसेट्स भी होते हैं, तो वो भी निकल के यहाँ पे आ जाते हैं कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं जरा समझिएगा, ताकि मेरे शेयर होल्डर को ये पता लगे कि ये वो एसेट या डिस्पोजल ग्रुप है। डिस्पोजल ग्रुप मतलब एक से ज्यादा एसेट्स बेच रहे हो, पूरा सेगमेंट बेच रहे हो। अगर एक एसेट बेच रहे हो तो पीपी निकल के आता, अगर पूरा सेगमेंट बेच रहे हो तो उस सेगमेंट से रिलेटेड जितने एसेट्स हैं वो सब उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि मेरे शेयर होल्डर को ये पता लगे कि ये सेगमेंट, ये एक डिस्पोजल ग्रुप है, एक सेगमेंट है जिसके तमाम एसेट यहाँ पे हैं, जिसका डिस्क्लोजर आप पीछे देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या। ऐसा नहीं कि अल्लाह वास्ते आपने एक लाइन आइटम दे दिया, पर यहाँ पे उसने डिस्क्लोजर नहीं मांगा, यहाँ पे उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे हैं, उसने बैलेंस शीट मांगी है, दैट्स इट। तो हमें उसके नोट बनाने की कोई नीड नहीं है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि पीपी से भी वो सेगमेंट का एसेट निकालूंगा, करंट एसेट में से भी उस सेगमेंट का एसेट निकालूंगा, मिला के एक लाइन आइटम क्रिएट करूंगा, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। यानी भाई आपको ये बताना होगा बैलेंस शीट के फेस पे कि ये उस सेगमेंट के एसेट्स हैं जो कि हेल्ड फॉर सेल है, ये बिकने वाले हैं, ये मेरे यूज में नहीं है। याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, पहली चीज तो सर क्लियर हो गई, सर पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब सर रिक्वायरमेंट 2 पे चलते हैं। सर रिक्वायरमेंट 2, अब रिक्वायरमेंट 2 ये कहती है, सही है, आप इसको कैरी करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, भाई अभी बिकने वाला है ना, तो आप इसको मैक्सिमम अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे रखेंगे, और रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे वैल्यू यूज आएगी नहीं, क्योंकि आपने यूज ही नहीं करना। तो मैक्सिमम जो आप इसको कैरी करेंगे वो करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। शर्त है बट, अगर आपके इस पूरे डिस्पोजल ग्रुप की अजम्पशन ले रहा हूं, कैरिंग अमाउंट 20 है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 25 है, तो आप इस पे कैरी करेंगे। सही है। क्यों ये क्यों कह रहा है, यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मैं आपको IFRS 5 जल्दी जल्दी में खाली हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इस पे कैरी करेंगे। क्यों इस पे कैरी करेंगे, क्योंकि गेन सिर्फ तब रिकॉर्ड होगा जब ये वाकई में डिस्पोजल ग्रुप बिक जाएगा। अच्छा, फिर वो याद है ना आपको, IAS 37 कहता है कि आपके फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस भी रिकॉर्ड नहीं होते, और जो आने वाला गेन होता है फ्यूचर का वो तभी रिकॉर्ड होता है जब वो रियलाइज हो जाए या जब वो इनकर हो जाए। ऐसा ही है, आगे देखिएगा। अच्छा, व्हाट इफ मैंने कहा कि मेरी डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट 20 है और मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली, वो 18 आ रही है, तो सर अब आप इसको कैरी करेंगे 18 पे और इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि दस्ती लॉस इनकर हो चुका है, क्योंकि आपने इसको यूज नहीं करना, अब इसको बेचना है। बात समझ आ गई जी। तो ये इसकी मंतक, आप देखते हैं कि इस सवाल में ये क्या कह रहा है। सही जी, मैंने आपको एक सरसरी तौर पर आइडिया दे दिया है इसका। आए जी देखते हैं। THL intends to dispose of one of its business segments. All criteria for classification of business segment is held for sale. देखो मैंने आपको बताया था held for sale were met at the year end. अच्छा, वो क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसे ही सरसरी तौर पे बता रहा हूँ आपको। क्राइटेरिया ये होता है कि भाई एसेट रेडिली अवेलेबल सेलेबल कंडीशन में हो। सही जी, 1 साल के अंदर अंदर वो बिक जाए, तभी तो वो करंट एसेट्स में हेल्ड फॉर सेल की क्लासिफिकेशन में आ गए। ये सारी चीजें, बायर अवेलेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, ये सारी चीजें। On which date the carrying amount of assets and liabilities of the business segment, ये उस segment की assets और liabilities की बात कर रहा है। PP current assets current liabilities। अच्छा जी भाई, हमने कहा कि भाई segments carrying amounts, PP current assets और liabilities। सर 60, 25 और 10। सर ये लाइबिलिटी माइनस में क्यों रखी है, ताकि बेटा कैरिंग अमाउंट नेट होती है ना। अभी तो आपको कंसोलिडेशन में भी सिखाया था
कि जो वैल्यू होती है वो नेट होती है ना। अच्छा, इसकी रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं। इट इज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट 55। अच्छा जी, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी इस केस में टेक्निकली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही होगी मेरी रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करेंगे। सर क्या मैं कह सकता हूं कि ये 20 रुपए की इंपेयरमेंट आ गई है। अच्छा, जरा बात समझिएगा, बात समझिएगा। इंपेयरमेंट में रिकॉर्ड तो करूंगा, पर इस इंपेयरमेंट को एलोकेट क्या करूं, यानी फॉर एग्जांपल अच्छा पहले तो देखते हैं कि THI ये पेरेंट एंटिटी की बुक्स की कहानी है। देखिए, मैंने लॉस तो बुक कर लूंगा, यानी मैं यहाँ पे एंट्री बना के दिखाऊं अगर आपको, आपकी याद दहानी के लिए, आपको समझने के लिए। तो सर यहाँ पे मैं इंपेयरमेंट लॉस ग्रुप रिजर्व डेबिट तो कर दूंगा 20 से। क्रेडिट क्या करूंगा सर, क्रेडिट करूंगा, बहुत सुकून से समझिएगा, क्रेडिट करूंगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। क्यों किया आपने ऐसा सर? भाई मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो 60 रुपए का पीपी, क्या अब ये 60 रुपए का जो पीपी है, क्या अब ये इस वाले नॉर्मल पीपी में रहेगा या यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल के नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में चला जाएगा? तो ये इंपेयरमेंट वहां की है ना, तो वहां पे पार्क करो। यानी कहने का मकसद ये है कि ये आपकी बैलेंस शीट में ही पार्क हो रही है इंपेयरमेंट, यानी आपकी इक्विटी भी कम होगी, आपके एसेट्स भी कम होंगे, बट वो एसेट्स जो आपके हैं, वो जो रिकॉर्ड होंगे वो कहाँ होंगे भाई? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाला जो लाइन आइटम है ना, वहां पे जाके ये वाली इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये अपने आपके चलते हुए एसेट्स को इंपेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये वहां से रिलेटेड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब मैं 481 में से 60 निकाल दूंगा, उसको अलग लाइन आइटम में लेके जाऊंगा, तो ये उस एसेट की इंपेयरमेंट उस लाइन आइटम को इफेक्ट करना। अभी बनाते हैं बैलेंस शीट तो और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई आगे देखिएगा, समझने की बात। आपको आज तक समझा रहा हूं, बहुत सुकून से समझिएगा। आपको आज तक इंपेयरमेंट लॉस की परसेंटेज या अमाउंट गिवन थी ऑफ गुडविल, ऐसा ही है? आज तक इंपेयरमेंट लॉस की परसेंटेज या अमाउंट गिवन थी ऑफ गुडविल, यानी गुडविल इंपेयर हो रही थी। पर सर मुझे एक बात बताओ, ये पास में कोई 2009, 8 या 10 में एक पास पेपर आया था, उसके बाद उसने यहाँ टेस्ट किया था, और उसमें कोई शक नहीं है कि आगे भी कर सकता है। उसने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करवाई थी। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे करवाई थी भाई गुडविल किसके रिलेटेड होती है? सब्सिडरी के रिलेटेड होती है ना। सब्सिडरी टेक्निकली मेरे लिए पूरा एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो करना क्या है आपने, जरा समझिएगा। आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू निकालनी है। कैरिंग अमाउंट सीजीयू के लिए मुझे सीजीयू के एसेट्स और लायबिलिटीज चाहिए। अच्छा सर, सीजीयू के एसेट लायबिलिटीज का मतलब ये है सब्सिडरी के एसेट्स माइनस एट रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पर अगर इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो ये चाहिए। अच्छा, एसेट्स और माइनस लायबिलिटीज मतलब मैं कह सकता हूं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, नेट एसेट्स और सब्सिडरी एट रिपोर्टिंग डेट में मैं ऐड कर दूंगा गुडविल। और सब्सिडरी, जब मैं इन दोनों को सम करूंगा बच्चों, जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो मुझे टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू मिल जाएगी। यानी उस सब्सिडरी के नेट एसेट्स प्लस गुडविल का मतलब ये है कि इस पूरी सब्सिडरी की वैल्यू मेरी कंसोलिडेटेड बुक्स में इतनी है। जरा अपना माइंड ब्रॉड करो। अब वो बच्चों वाली अकाउंटिंग नहीं रही, अब वो कहानी चली गई है, जरा सुकून से समझो।
क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों के कंसोलिडेटेड बुक्स में मेरे पास सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज है प्लस उसकी गुडविल है। अब अगर मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो मैं उसी सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाऊं, मतलब नेट एसेट्स को उठाऊं, उसमें गुडविल प्लस करूं तो मेरी टोटल वैल्यू ऑफ सीजीयू यानी सब्सिडरी आ जाएगी। फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट देखूं क्या है, तो ही तो टेस्ट होगी इम्पेयरमेंट। बात आपको समझ आ रही है? जैसे सेगमेंट में किया था यहाँ पे भी, पर यहाँ पे वैल्यू इन यूज भी कंसिडर होगी क्योंकि ये बिक नहीं रही, ये आपके पास ही है और आप इसको सिंपली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल एक ब्रॉडर विजन दिया है मैंने आपको, समझाया ये है कि भाई पेरेंट और सब्सिडरी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज है, मतलब नेट एसेट्स हैं। और अगर सब देखना चाहते हो कि सब्सिडरी आपके पास कितने पे मौजूद है तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज रिपोर्टिंग डेट के उठाओ, मतलब नेट एसेट उठाओ सीधे सीधे। और नेट एसेट्स को उठाने के बाद इसके अंदर गुडविल ऐड कर दो तो आपको पता लग जाएगा इस सब्सिडरी को, आपने सब्सिडरी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्लूडिंग, इस सब्सिडरी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्लूडिंग गुडविल कितने पे रखा हुआ है। तो ये आपके पास उसका पूरा सरमाया हो गया सब्सिडरी का। आप देखो उसमें से रिकवर कितना कर सकते हो, तो बाकी क्या आ जाएगी, इम्पेयरमेंट आएगी अगर तो कोई है। देखते हैं जी, इस सवाल में वो ये कह रहा है बिफोर एक्विजिशन ऑफ फर्दर शेयर, यानी जो ऊपर हमने देखा था कि फर्दर एक्विजिशन से पहले की बात कर रहा है। एज मेंशन्ड इन पैरा 2 जो हमने देखा, An impairment test was carried out at December 31, 2015 for impairment of goodwill. The test indicated that the recoverable amount of ZFL, यानी पूरी सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है, तो भाई अगर पूरी सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है तो पूरी सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट निकाल लो। अब पूरी सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट क्या है, सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस उसकी गुडविल जो आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्डेड है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट हो रहा है। ऐसा ही है, देखो यार नॉर्मल एसेट्स में भी तो कैरिंग अमाउंट निकालते हो ना एसेट की, पर यहाँ पे ये नॉर्मल एसेट नहीं, ये समझो कि आपका एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, पूरी सब्सिडी की निकालोगे कैरिंग अमाउंट। आए जी देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सर इस सवाल की। वो कह ये रहा है कि भाई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तैमूर होल्डिंग लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी जफर फूड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2015 आर एस फॉलो अप। देखो क्या क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन ZFL, यानी कोई और अदर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है पेरेंट एंटिटी की बुक्स में, तो आपने इसमें अवेयर रहना है। ये रही जी। इसके बाद रिजर्व्स आने करंट लायबिलिटी। अच्छा अब आगे देखते क्या कह रहा है सर। सबसे पहले काम करें ना, आप बनाए नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जिस तरीके से हम शुरू करते हैं। एड एक्विजिशन, एड रिपोर्टिंग। अच्छा भाई सर, एड एक्विजिशन एड रिपोर्टिंग पे हमने कहा कि भाई शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 600, यहां पे भी 600 आ गया जी। रिटेन अर्निंग, अब देखते हैं क्या बताया इसने। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड अदर रिजर्व्स वर 299 एंड 26। इसने बता दिया भाई रिटेन अर्निंग 299 और अदर रिजर्व्स कितने बता रहा है, 26 के। अच्छा तो सर whereas the fair values of the net assets were same as their carrying amount except a piece of freehold land, ये fair value adjustment बता रहा है, इसको भी देखते हैं। पर पहले हम इसको कंप्लीट करें कि सर रिटेन अर्निंग आ रही है 442 की और 137। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे पार्क कर लिया। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब सर ये तो आ गई कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ना। अब देखते हैं कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। पहले देखिए क्या कह रहा है। ऑन जनवरी 1, 2015 THL एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ ZFL फॉलोइंग, यानी इसने कंसिडरेशंस की, आपको एक अनगिनत चीजें बताई हुई कि ये पे किया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। यहाँ पे हम एक गुडविल का कॉलम खोल लेते हैं और हमने यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन का सिंपल करते हैं पेरेंट एंटिटीज कंसिडरेशन
हाँ भाई, सबसे पहले मुझे कैश दिखी थी, वो कह रहा है पेमेंट ऑफ कैश और ₹200 million 100 million वर पेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, द बैलेंस इज पेबल ऑन 31 दिसंबर 2016। देखो जनवरी 1 को एक्वायर किया है बेटा, जनवरी 1 को 2015। ये कह रहा है कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा 2 साल के बाद। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि 100 तो 10 ही आएंगे। ये आ गया डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें से अभी तक तुम्हें कुछ ऐसा अज्यूम नहीं करना कि कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, पहले चेक करेंगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। अच्छा सर, जो बकाया 100 है इसको मैंने डिवाइड किया इस सवाल में, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ 10% की पावर 2। तो सर हमने कहा कि भाई इसी को अगर वैसे ही 10% की पावर 2, यानी सर हम 2 साल पीछे ले आए इसको, तो 2 साल पीछे लाने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू ये आती है, ऐसा ही है 15 और 16 2 सालों की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अच्छा जी, आगे सब फिर हमने कहा इशुएंस ऑफ 28.5 मिलियन ऑफ THL शेयर्स ऑन द डेट ऑफ परचेज, द मार्केट प्राइस ऑफ THL इन ZFL। देखो हमें THL की पिक करनी है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं तो वैसे पैसे आते हैं। अब वो पैसे नहीं आए तो टेक्निकली वही मेरे लिए कॉस्ट है, तो वो जो फेयर वैल्यू कंसिडरेशन होगी वो गिवन होगी, यानी मेरे शेयर्स की फेयर वैल्यू की प्राइस भी जो होगी वो मेरी ही होगी ना। क्योंकि लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि आपसे कोई पूछा आपने शेयर्स कितने के खरीदे, तो आप बोलोगे यार मैंने जो सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे पैसे नहीं दिए थे, अपनी कंपनी के शेयर्स दिए थे। तो फिर तुमसे एक और सवाल आएगा कि भाई वही कंपनी के शेयर्स अगर तुम मार्केट में इशू करते तो तुम्हारी जेब में पैसे कितने के हिसाब से आते? हम कहते सर 11.5 के हिसाब से आते, और अब ये पैसे नहीं आए, टेक्निकली मैंने यही बनाया तो यही गवाए हैं, तो यही मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसने भाई हम पे मेहरबानी की है कि शेयर्स कंसिडरेशन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए हैं। 28.5 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 11.5 से। तो सर हमने 28.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 11.5 पे, ऐसा ही है, सही है, आ गया 28.5 इंटू 11.5, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ THL's फ्री होल्ड लैंड having a carrying value and the fair value of rupees 46 million and 54 million respectively on the date of transfer। अच्छा वो क्या ही रहा है कि भाई हमने एक लैंड था हमारी किताबों के अंदर जो कि हमने एज अ कंसिडरेशन दिया, और जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 46 और फेयर वैल्यू थी 54। तो टेक्निकली मुझे अगर पैसे मिलते 54 के हिसाब से मिलते, तो हमने यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड भी एज अ कंसिडरेशन डाल दिया यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एज अ डेट ऑफ रिटर्निंग हो गया। अब आगे कह रहा है कि वेयर इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज सेम। अभी ये सब्सिडरी के नेट एसेट्स की बात कर रहा है, एक्सेप्ट अ पीस ऑफ फ्री होल्ड लैंड हुज। अच्छा देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, वो फ्री होल्ड लैंड उन्होंने शेयर होल्डर को दी है, सब्सिडरी की फ्री होल्ड लैंड की बात कर रहा है जो उसकी किताबों में है। अच्छा, हुज फेयर वैल्यू असेस्ड एट ₹16 मिलियन अबव इट्स कैरिंग अमाउंट, यानी सर इसने जो है यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड की एडजस्टमेंट बता दी है 16 मिलियन की, रिपोर्टिंग पे भी नॉन डेप्रिशिएबल है, 1 साल ही हुआ है। अच्छा, फर्दर अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹18 मिलियन was disclosed in the financial statements of ZFL on the acquisition date। THL का अपना लीगल एडवाइजर, हमने ये केसेस किए थे पहले पहले बेसिक में पाए थे। Estimated ZFL would be liable to pay 6 million to settle the claim। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई ये जो 6 मिलियन की अमाउंट है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है, तो हमने कंटिजेंट लायबिलिटी हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा देखो उसने रिपोर्टिंग डेट पे कुछ भी नहीं कहा है, दैट मीन्स कि अब तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है और एस्टिमेट भी कोई चेंज नहीं हुआ है अनलेस वो बता दे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, एन एरर हैड बीन मेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ लैंड। अब ये पेरेंट एंटिटी की बात कर रहा है जो हमने ये किया है, ये वाली अमाउंट, सही है जी। आगे देखते हैं। ड्यू टू विच लैंड इज स्टिल अपीयरिंग इन THL book whereas profit and loss account had been credited by 54 million। यानी सर अब देखें यहाँ पे गेम हो गई ना, अब यहाँ पे गेम हो गई। अब यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ
एरर किया है इसने अकाउंटिंग करने में, सुनिएगा एरर क्या किया है। एरर हैड बीन मेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ लैंड ड्यू टू विच द लैंड इज स्टिल अपीयरिंग इन द DHL बुक whereas प्रॉफिट एंड लॉस हैड बीन क्रेडिटेड बाय ₹54 मिलियन। यानी सर इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एंट्री मेड, एंट्री बनी क्या है, एंट्री बनी ये है इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन क्रेडिट 54 से। सर आपको कैसे पता इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई? तो भाई आप खुद देखें ना, आप खुद देख लें कि एरर हुआ है रिकॉर्ड करने में ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ लैंड, यानी लैंड ट्रांसफर, यानी लैंड ही रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ड्यू टू विच लैंड अभी भी अपीयर हो रही है, वेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। भाई पीएनएल क्रेडिट हुआ है तो कैश तो आई नहीं ना मेरे पास, आई ही इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, तो वही डेबिट हुआ होगा ना भाई, इसके अलावा और कोई यहाँ पे दिखता भी नहीं है, वरना तो सस्पेंस अकाउंट दिखता, जो कि तुम्हारे लेवल पे वो कभी भी नहीं पूछेगा सस्पेंस अकाउंट, मतलब बच्चों वाली चीज है। पर सर दैट मीन्स कि आपने इसमें ख्याल रखना था कि एक आपके पास पीएनएल क्रेडिट हुआ है, गेन क्रेडिट हो चुका है, डेबिट आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो सर बननी क्या चाहिए? एंट्री टू बी मेड, सर होना ही चाहिए था इन्वेस्टमेंट डेबिट 54 से लैंड होना चाहिए था क्रेडिट, इसकी कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट कितनी थी भाई इसकी 46, ये गेन आना चाहिए था। तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे सर आप, यही तो समस्या है, एडजस्टमेंट से करेंगे। हमारे पास गेन ज्यादा है ना, तो हमने ग्रुप रिजर्व या गेन को रिवर्स कर दिया। कितने से रिवर्स किया सर? गेन होना चाहिए था 8 का, आया हुआ 54 का, इतने से हमने रिवर्स कर दिया 46 से। और सर यही वो 46 है जो लैंड अभी तक हमारी बुक्स में बाकी है, जो कि हम क्या कर देंगे, डी रिकग्नाइज, सिंपल इज दैट। अच्छा भाई सर, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, ये एक्विजिशन है? तो सर अब हम बिस्मिल्लाह करके हम इसका सम कर रहे हैं। तो सर हमने यहाँ पे पेरेंट एंटिटी की कंसिडरेशन निकाल ली। अच्छा अब सवाल में देखते हैं सर कंसिडरेशन आ कितनी रही है, 1420, माशाल्लाह 1420 की कंसिडरेशन आ रही है। तो सर हमने ये कैलकुलेट की कि गलत किया? भाई गलत नहीं की ना, गलत नहीं की, गलत इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें कहा हुआ है इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन ZFL। तो सर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन ZFL का मतलब ये है कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी, अदर इन्वेस्टमेंट्स है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलें जी, अब देखते हैं कि फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है। एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कैरी करता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर हमने क्या किया कि भाई 600 को डिवाइड बाय 10 किया, और एनसीआई इस दिन पे कितनी थी, 60% एक्वायर किया हमने, और सर अगर इसको 10 से डिवाइड किया तो 40% किसका है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ 60 इंटू 40% इंटू सब्सिडरी के एक शेयर की प्राइस कितनी थी, क्योंकि हम तो उसकी वैल्यूएशन, सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यूएशन उसकी प्राइस के हिसाब से करेंगे, इसमें बताई थी 16.5। तो सर हम ये कह सकते हैं कि 60 इंटू 40% इंटू 16.5, यानी अगर एनसीआई आज अपने शेयर खरीदने जाता उस दिन जिस दिन मैंने कंट्रोल लिया था, तो इतने के शेयर्स मिलते उसको। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। सही है जी, 600 है, डिवाइड किया हमने 10 से, ओके परफेक्ट। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, एरर ऑफ सब्सिडरी। सर वो बता देता हूँ क्या था, आपको याद भी आ जाएगा। ये वाली चीज बच्चों, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी ZFL की, वो इंक्रीज करनी थी ना, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब सर आई थिंक कि नेट एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, हम इसको यहाँ क्लोज कर सकते हैं रेडली। तो सर वो जो फर्दर एक्विजिशन हुई है भाई रिपोर्टिंग डेट पे हुई है ना, वहां तक आ गया हूँ ना मैं, क्या मसला है। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे देख। अच्छा सर ये नेट एसेट्स निकालने के बाद
एक्विजिशन पे और रिपोर्टिंग पे। अब हम सर गुडविल की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। मुझे एक बात पता है कि मेरे पास मेरी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ चुकी है, सही है जी, और मेरे पास नेट एसेट्स का टोटल भी आ चुका है। तो सर मैं ये कह सकता हूं सेफ साइड पे कि मेरी गुडविल 25.39 है। इसको मैं कहता हूं फुल गुडविल। या गई जी हमारी सर फुल गुडविल। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, वैसे वो यूजुअली सर करता ये है कि वो इम्पेयरमेंट की परसेंटेज दे देता है, बट अब पंगा ये है कि उसने इम्पेयरमेंट की परसेंटेज नहीं दी है, आपको पूरी सब्सिडरी की रिकवरेबल अमाउंट दी है। तो सर कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब हम सर यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा भाई, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए मुझे कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर चाहिए सब्सिडरी के। सर क्या मेरे पास ये रेडिली अवेलेबल है? पहला सवाल ये है। सर डेफिनेटली मेरे पास ये रेडिली अवेलेबल है, ये बनाए हुए मैंने नेट एसेट्स 1194 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी ग्रुप के हिसाब से कितने के ये वो सारी एडजस्टमेंट्स कराने के बाद। आगे देखिएगा, इसके अंदर हमने गुडविल ऐड कर दी। बच्चों, गुडविल ऐड करने का मतलब ये है कि भाई ये भी तो मेरी ही किताबों में ना, यानी इसके एसेट्स और लायबिलिटीज हो प्लस ये गुडविल, कुल मिला के हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी ये आ गई। सर अब देखते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट उसने क्या बताई है। रिकवरेबल अमाउंट, अच्छा जिस तरह अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट देखूं आखिरी एडजस्टमेंट में जाके, तो वो कह रहा है कि भाई 1210, यानी टेस्ट इंडिकेटेड दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ZFL वाज रुपीज 1210 मिलियन। अच्छा भाई, तो हमने कहा 1210 मिलियन। अच्छा जी सर, तो अब यहां पे अगर देखें तो 1219 पे मेरा पूरी सब्सिडी कैरी हो रही है, और सर 1210 पे जाना है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये 9.39 की, यानी 9 रुपए की इंपेयरमेंट आ रही है। तो अब समझा रहा हूं, बहुत सुकून से समझना। अगर आपने इंपेयरमेंट की क्लासेस यानी IAS 36 अभी तक नहीं पढ़ा है, सुनिएगा। वो कहता है ये इंपेयरमेंट आप यहां जाने से पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स पे, यानी असल में एसेट्स और लायबिलिटीज पे जाने से पहले आप गुडविल को रहे हैं, क्योंकि गुडविल के आपने एडिशनल पैसे पे किए थे ना। तो सबसे पहला जो ऐसा एसेट है जो आपने तब क्रिएट किया था ज्यादा पैसे पे करने पे, जिसके अभी रिकवरी तुम्हें नहीं दिख रही, तो सबसे पहले आप इस इंपेयरमेंट को किस पे एलोकेट करेंगे? सर इस गुडविल पे एलोकेट करेंगे। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी गुडविल इंपेयर हो चुकी है कितने से? सर ये हमने वर्किंग की हुई, यहां से हमने उसको हटा दिया, तो सर मेरे पास कुल मिला के 16 रुपए की गुडविल बच गई। यानी सर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें टेस्टिंग किया। हमने बोला कि भाई देखें, हमने एक इंपेयरमेंट की इंडिकेशन आई, हमने जाके रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट उठाए, हमने याद दी, हमने गुडविल की, हमने बोला भाई मेरी सब्सिडी इतने में मेरे पास मौजूद है सब मिला के। हमने कहा भाई सब्सिडी इतने रिकवर करके देगी, तो कितने लॉस हो गया मुझे? तो भाई मैंने कहा जो गुडविल के लिए ओवर पे किए थे पहले उस एसेट को लगाओ, क्योंकि अब ये रिकवर नहीं होंगे। तो हमने इसकी इंपेयरमेंट बुक करके यहाँ पे कहानी खत्म कर दी है। और सर अब इसी दिन के ऊपर खुदा के वास्ते बहुत सुकून से समझना, इसी दिन के ऊपर क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड की हुई थी, पर इसके आगे बच्चों अगर मैं देखूं तो आपके सामने की बातें यहाँ पे दिख भी रहा है। फर्दर 20% एक्वायर किया है ZFL के अंदर फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 260 मिलियन। पर सर यहां तक आने के लिए आपने पहले NCI भी तो निकालनी है यहाँ तक की। तो हमने सर कहा ये कि पोस्ट एक्विजिशन निकालना है, 259 आ गया। अच्छा भाई, पोस्ट एक्विजिशन 259 आने के बाद आपने उसको पेरेंट और एनसीए में बांट दिया। सर किस रेशियो में बांटेंगे? सर लॉजिकल सी बात है, 60% में बांटूंगा और 40% में बांटूंगा। सर इसका 60% ये आ गया
इसका 40% ये आ गया, कुल मिला के ये मैच कर रहा है सर। हमने एक बार रीचेक कर लिया इसको, डेफिनेटली यस सर ये मैच कर रहा है। अच्छा भाई 155 और ये हो गया कुल मिला के 259, ऐसा ही है जी। अच्छा भाई फिर हमने यहाँ पे इसके बाद एनसीआई का हेड खोला, हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो चल रही है, जो हमने निकाली थी वो ये रही, फुल गुडविल है इसलिए हमने इस पे कैरी किया है। पोस्ट एक्विजिशन ऐसे ही ना, 28 नंबर का सवाल था भाई। इम्पेयरमेंट, उसने कहा था इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एक्विजिशन से पहले हुई है, तो फिर उसको लॉस दो ना 40% का। हमारे पास एनसीआई की कैरिंग अमाउंट आ गई, कितनी आ गई 495.84, सही जी, याद रखिएगा ये। अच्छा भाई तो फर्दर एक्विजिशन हमने क्या किया, 495.84 डिवाइडेड बाई ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसमें से 20 निकाल लेना है। तो सर हमने कहा कि दिस डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20, हमें 20% इसमें से चाहिए। तो हमने सर ये ले लिया और ये एनसीआई आ गई एट 31 दिसंबर, जो कि बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि इसके बाद कोई डेट नहीं है ना, ये रिपोर्टिंग डेट ही थी 2015, ऐसा ही है जी। अच्छा जी 31 दिसंबर 2015 पे हमने ये निकाल लिया। पर सर यहाँ पे आप वो एक एंट्री भी तो बनाते हैं, वो एंट्री भी तो बनाए सर, वो वाली एंट्री अभी बना देते हैं। अभी बनाते हैं सर, ये आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं फर्दर एक्विजिशन, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बाद में की थी वो भी तो किताबों में होगी ना, क्योंकि आपने तो पुरानी वाली एलिमिनेट की है। तो सर वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी किताबों में है वो कितनी है सर, 260 मिलियन। आपने कहा इसमें से एनसीआई से आपने हिस्सा कितने का खरीदा, सर आपने हिस्सा खरीदा 247 का। तो सर आपका उसी में लॉस आ गया 12.08 का। तो सर ये सारी चीजें आप अभी पार्ट कर चुके हैं, तो अब आप इस लायक हैं कि आप ग्रुप रिजर्व बना दें। बड़ा केयरफुली भाई, रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंटिटी कितनी है भाई, रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी आ रही है 1066। अच्छा एक बार सब्सिडी के नेट एसेट्स को चेक कर लें कि इसमें कोई ब्लेंडर तो नहीं है। 600, 420, 442, 137 बेस्ट है जी, कोई मसला नहीं है, कोई पंगा नहीं है। अच्छा सर ये आ गया 1066, ये पेरेंट एंटिटी की अपनी रिटेन अर्निंग आ गई। ओके जी, इसके बाद इसको दे दें सर पोस्ट एक्विजिशन, इसको पोस्ट एक्विजिशन हमने दे दिया ये। सर इसको दे दें आप इम्पेयरमेंट, सर इसको हमने इस इम्पेयरमेंट का 60% दे दिया। चेक कर लेते हैं, मैच होता है 9.39 एग्जैक्टली मैच होता है। अच्छा जी इसके बाद सर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, अब जो इनकी सेपरेट बुक्स की गलतियां थी वो एक एक करके सर सही करें। अच्छा सर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिसीवेबल LTR, सही है, पूरा लिख लेते हैं भाई थोड़ा सा। लॉन्ग टर्म रिसीवेबल आ गया जी। अच्छा भाई क्या मैं कह सकता हूँ मेरे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में से ये हमने एक एंट्री बनाई थी, हमने कहा कि सर ये ग्रुप रिजर्व कम होने थे क्योंकि ये इम्पेयर हो गए थे। अच्छा सर ये जो 5 था ये कहाँ गया भाई, 5 की जो अमाउंट है ये वाली मैं हाईलाइट करता रहता हूँ कि ये पार हो चुका है, ये भी हो चुका, ये सब्सिडी की बुक्स में हो चुका। अच्छा भाई सर अब आपने यहाँ पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के लिए इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था 20 का, ऐसा ही है जी। आपने क्या किया जी, यहाँ पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल
इम्पेयरमेंट, ये रही जी। अच्छा भाई, इसके बाद क्या बचा सर? इसके बाद हमारे पास बचा है वो एरर ऑफ लैंड ट्रांसफर। सारे एरर भाई यही है। अच्छा भाई, तो आपने जो गेन है वो रिवर्स कर दिया सर, गेन रिवर्स किया तो ये माइनस में आ जाएगा। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं है जो पार्क होने से रह गई है। सर आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई पार्क होने से रह गई है, क्योंकि हमने बड़ा ख्याल रखा है इसका। इम्पेयरमेंट भी पार्क हो गई, ये सब पार्क हो गया। हाँ, ओसी डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा तो वो वहाँ देख लेंगे। 1148.12 सर, ये आपका आ गया ग्रुप रिजर्व एट रिपोर्टिंग डेट। अब सर बैलेंस शीट बनाते हुए भी बड़ी एहतियात बरतनी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर बात करूं, 481 प्लस 735 ये हो गया। अच्छा जी सर, इसके बाद हमें इसमें से माइनस कर देना है वो लैंड जो कि डी रिकॉग्नाइज होने से रह गया था, उसमें हमने वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड कर देनी है 16 की। 481 481 प्लस 735 गुड 46 माइनस और 16 प्लस 481 प्लस यहाँ पकड़ गया ना अभी 735 है, अभी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है हमारी। माइनस 46 प्लस 16 481 प्लस 735 ओके जी। ये हमने यहाँ से हटा दिया और हमने यहाँ से ये लिंक लगा दिया, ऐसा ही है। चलें जी, ये हो गई यहाँ पे कहानी ख़त्म। 1186 का ये आ गया हमारे पास। अगेन रीचेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये फिर बैलेंस शीट के मामले हैं। गुडविल सर, गुडविल तो हमने ही निकाली है, आफ्टर इम्पेयरमेंट वाली हमने ले ली। अच्छा भाई, गुडविल के बाद सर अब जो काम है वो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स चेक करने के लिए सही है जी, पहले तो आप एक काम करें 11420 नहीं 1420 है, 1420 गिवन थी, सही है। इसमें से आप वो हटा दें जो सब्सिडी के रिलेटेड है। सब्सिडी के रिलेटेड दो हैं, खुदा के वास्ते याद रखिएगा इसको सर। सब्सिडी के रिलेटेड एक तो है ये 564.39, ऐसा ही 564.39 अभी हमने निकाली थी खुद ही है। अच्छा भाई, 564.39 के अलावा एक ये है 260 जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट थी, ये आपने हटा दी। इसके अलावा जो बचा वो अदर इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो आपकी सब्सिडरी है, जो आपकी सब्सिडरी है भाई 10 थी, इसमें आपने प्लस कर दिया 5 क्या था सर? वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। आप क्यों भूल जाते हैं सर? तो सर हमने कहा 1420 माइनस, लिंक लगाते हैं एग्जैक्टली, ये रहा माइनस 260 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 यही है। ओके जी, नेट एसेट्स वाला ये रहा जी, डन हो गया, सही है जी। ये आ गई हमारी अदर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ही लिख देते हैं। ओके अच्छा भाई, हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म रिसीवेबल। सर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल मुझे गिवन कितने पे है सर? 22 पे गिवन है। आई थिंक दैट वी हैव पार्क्ड एडजस्टमेंट। सर ग्रुप रिजर्व में आपको दिखनी चाहिए वो 1.64 की। तो सर अगर 22 में से मैं माइनस कर दूं 1.64 तो कोई वही बात नहीं है, बिल्कुल सही किया हमने। 20 पॉइंट वही रिकवरेबल अमाउंट आ गई इसकी, ऐसा ही जी। अच्छा भाई, पर एक देखें यहाँ पे एक गलती की ना, यहाँ पकड़ में आया ना, वो आप तो निकालें सर, वो तो निकालें। वो क्या था सर? प्रेजेंटेशन भी तो सही करनी है, इसके लिए नंबर था 60 का पीपी था, तो यहाँ पे जितने भी शामिल है वो यहाँ से निकाल दें। याद करें, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल भाई,
ये भी तो निकालना है, तो उसको हमने अपनी वर्किंग में से ही पिक कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। निकाल दिया इसको हमने यहाँ से। सही है जी, ये 60 माइनस हो गया। अच्छा भाई सर अब आ जाएं, अब हम आ गए करंट एसेट्स पे। कोई इन्वेंट्री वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है। सही आ गया 2142 प्लस 1636, ये तो गिवन है। 2142 1636, सही जी, माइनस सर इसमें से आप ये हटाए ना, ये जो 25 का करंट एसेट है सर ले हटा दिया, लिंक ही नहीं लगा भाई। सर हमने कहा 2142 प्लस 1636 माइनस 25, 2142 रीचेक कर लेते हैं भाई, 2142 1636 और वो माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया नॉन करंट एसेट्स हेड फॉर सेल। सर इसमें क्या क्या आएगा? जो 60 ऊपर से निकाला वो यहाँ डाल दो, जो 25 ऊपर से निकाला वो यहाँ डाल दो। सर इसको यूं क्यों कर रहे हैं हम ऊपर से ही सम लगाते हैं। और इसकी इम्पेयरमेंट यहाँ पार कर लो, कहाँ गई जी? ग्रुप रिजर्व में आ रही होगी, ये रही। ऐसा ही ना, देखिए 60 और 25, यानी 60 अगर 25 देखूं मैं, 25 था 5 था, 25 है, तो हमने यहाँ पे अगर देखूं सम में एक आया ना, तभी तो ये आंसर गलत आ रहा है। अब सही है। अच्छा 60 और 25 देखूं तो मेरे होते हैं 85, 85 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो आ गया 65। तो सर हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने 60 प्लस 25 माइनस 20 किया है इम्पेयरमेंट का, इसकी प्रेजेंटेशन चेंज की, दैट्स इट, और एक इम्पेयरमेंट बुक की, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, ये आपको बात याद होनी चाहिए। सर अब हम इसको सम कर सकते हैं 5590.96। अब ये एक टोटल आया हमारे पास, और सर देख लेते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट हमसे रह तो नहीं, कोई खुदाई तो नहीं हुई हमसे। चलें जी, हमने बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स डाल दी, अदर इन्वेस्टमेंट्स भी दिखा दी हैं। तो सर अब हम इक्विटी साइड पे चलते हैं। शेयर कैपिटल सर 1120, सर रिटेन अर्निंग्स हमारे पास, बल्कि गुड रिजर्व आएगा यहाँ पे, ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये रहा। अदर रिजर्व्स, सर अदर रिजर्व्स हमारे पास आ गए, सवाल में गिवन है 102। एनसीआई एक्विजिशन के बाद वाली जो 20% बची होगी। अच्छा अदर रिजर्व्स में अलग से नहीं दिखा रहा मैं, उसी दिखा रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव, ताकि आपको याद रहे कि ये वाला है। सही है जी, ये आ गया। अच्छा अब लायबिलिटीज में अगर मैं देखूं तो एक नॉन करंट लायबिलिटीज आ रही है, नॉन करंट लायबिलिटीज। सर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मेरे पास 263 और 248, 263 और 248 सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा सर एक चीज आ गई अभी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी गिवन है 1514 प्लस 954 माइनस ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाली जो रिलेटेड सेगमेंट की लायबिलिटी हमने यहाँ से हटा दी, बता रहा हूँ क्यों। वन 1514 सही जी, चेक कर लेते हैं। 1514 954 माइनस 10 ही है,
ओके जी, अब सर ये देखिएगा, हमने कहा कि भाई हमारे पास इसके बाद लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विथ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी उसकी लाइबिलिटीज भी बोलता अलग दिखाओ कि जो उस सेगमेंट से एसोसिएटेड है। सही है जी, सर ये आ गया हमारे पास कुल मिला के सारी चीज़ें। अब मेरे ख्याल से कुछ रहता नहीं है, टोटल करके चेक करते हैं। सर ये हमारे पास आ गया 5584.96। तो आई थिंक हमने कुछ यहाँ पे 6 रुपये का फ़र्क आ रहा है, और वो 6 रुपये के फ़र्क को अभी ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से आ रही है 6 रुपये का फ़र्क। ओके, देखा सीधा सीधा पकड़ में आ गया। ये हमने जो एक कंटिजेंट लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड की थी, वो 6 रुपये आप यहाँ रिकॉर्ड कर दें, जिससे आपने नेट एसेट्स को कम किया हुआ था। और सर हम जैसे ही इसका रिवाइज सम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये टैली हो जाएगा। और सर ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है 5590.96 से। सर 28 नंबर का जो सवाल आया था, इसकी वेटेज इतनी है, तभी मैं कहता हूँ कि बहुत ही मतलब टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा है, हल्का नहीं लेना है एफएफआर के एग्ज़ाम को। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जिसने हल्का लिया तो दैट पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग टू फेल द एग्ज़ाम। तो बहुत मेहनत करनी है, आप साथ साथ चलें, आपको इंशाल्लाह लाइन क्रॉस कराएंगे। जज़ाकल्लाह।